का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आंग्ल मैसूर संबंध है। एक स्लाइड है आपके सामने। ठीक है, ये हमारे जो हमें देखना है कि ब्रिटिशर्स, अब हमने देखा था किस तरह से प्लासी में और बक्सर में ब्रिटिशर्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर काबिज हो गए थे, वहाँ उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जो उड़ीसा की जो कोस्टल एरिया है उससे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो कर्नाटका और मैसूर लगता है, जहाँ हैदर अली का वर्चस्व था। ब्रिटिशर्स क्योंकि मद्रास में ऑलरेडी इनकी कॉलोनी है, अब मद्रास में अगर इन्हें स्थापित बने रहना है तो वहां हैदर अली को हराना बेहद बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए ये युद्ध भी लाजिम हो जाता है। इसके क्या कारण है, किस तरह से ये हुआ, उसके बाद क्या परिणाम निकले, वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको हैदर अली के बारे में बता दूं। हैदर अली एग्जैक्टली किसी राजघराने से नहीं था, ये कृष्ण राज वाडियार था सेकंड, जो कि मैसूर का शासक था, उसका ये एक तरह से सेनापति था। लेकिन इसने अपनी शौर्यता से, अपनी वीरता से अपना एक स्थान बना लिया और 1761 में शासक को हटाकर खुद सत्ता इसके हाथ में इसने ले ली। ये पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। मैंने इतिहास को जब भी पढ़ा है मैंने ये देखा है कि जो व्यक्ति इतिहास में बादशाह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो बादशाह वास्तव में कमाल कर गया है, और जो बादशाह की ज्यादा हाइट वाइट नहीं है वो भी कमाल कर गया है। ये इतिहास इन चीजों से भरा है जो ये बताता है कि हमारे गुण के लिए जो पढ़ाई लिखाई है उसे पॉलिश तो जरूर करती है, लेकिन जो स्वाभाविक अंदर से एक गुण होता है जो हम व्यवहारिक रूप में सीखते हैं वो हमारे बड़े काम आता है। तो हैदर अली खुद पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, शिवाजी बहुत छोटा सा इंसान था, नचा के चला गया इतने लंबे चौड़े औरंगजेब को। तो कई सारी चीजें, पूरा इतिहास इसके अंदर आप दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखाई देगा। 1761 में ये मैसूर का शासक बना, क्योंकि कृष्णराज एक कठपुतली टाइप था, उसको कुछ नहीं, अयोग्य था, बस वंश क्योंकि चला आ रहा है इसलिए वो उस पर स्थापित था। उसके बाद हैदर अली ने देखा कि अंग्रेज बहुत तेजी से, जब देखा ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आ गई सब, ये अंग्रेज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मद्रास की तरफ से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसने, अंग्रेजों के दुश्मन कौन थे? फ्रांसीसी। कहते ना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों से टेक्निक सीखी, पढ़ा लिखा वो नहीं था, बट उसने उनसे सारे शस्त्र विद्या, क्योंकि ये आधुनिक शस्त्रों के साथ आए हुए लोग हैं और जो हिंदुस्तान के अंदर जो पब्लिक चल रही है उसमें शस्त्र विद्या आधुनिक नहीं है, तो उसने फ्रांसीसियों से शस्त्र विद्या सीखी। अब ये चीज क्लाइव को या किसी भी ब्रिटिश गवर्नर को तो गले से नहीं उतर सकती कि फ्रांसीसी लोग जो है वो बहुत अपनी वर्चस्व स्थापित करेंगे, बिल्कुल उन्हें मंजूर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया, हैदर अली से ब्रिटिशर्स के आपसी तकरार का बड़ा कारण बन गया। हैदर अली ने बड़ा तरीके से, हैदर अली को ये कहा जाता है कि ये जो सेनापति हैं, जो अलग अलग स्टेट के सेनापति हैं, उनके साथ ये मैत्रिता स्थापित करने में बड़ा योग्य था, क्योंकि इस समय में केवल हैदराबाद में का निजाम ही काम नहीं कर रहा है, इस समय में मराठे भी बहुत अपनी अपनी सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो हैदर अली ने मराठों से, निजाम से, ये जो अंग्रेजों का जो थी, इन सब से किस तरह से एक कूटनीतिक तरीके से संबंध स्थापित किए। जो उसकी जो सबसे बड़ी योग्यता थी उसकी कूटनीति थी। वो जानता था कि अगर निजाम और मराठे अंग्रेजों के प्रति पास चले गए तो वो, उसकी हालत ठीक नहीं होगी, तो उसने बहुत कोशिश की इनसे संबंध स्थापित करने की। और ये संबंध स्थापित करने के पीछे जो सबसे बड़ा बच्चों कारण होता है, तुम हमारा साथ मत दो, युद्ध में हमारे साथ मत आओ, ये समस्या नहीं है, हमारे दुश्मन का साथ बिल्कुल मत दो, क्योंकि उसका साथ दोगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो कुछ संबंध इस तरह से कोशिश किया उसने स्थापित करने का। ये बेटा हैदर अली का स्टैचू है, रियल स्टैचू है हैदर अली का, जो कि 1790 के अंदर इस्पात का बना हुआ है, लोहे का इस्पात होता है ना, मिक्सिंग धातु, ये उसकी बनी हुई मूर्ति है, ये रियल मूर्ति है हैदर अली की। अब आता है हमारा मेन मुद्दा कि हमारे जो ब्रिटिशर्स के साथ मैसूर के कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कितने युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के कारण क्या रहे। तो 4 युद्ध हमें दिखाई देते हैं।
जो प्रथम मैसूर का युद्ध है वो 1767 से 1769 के बीच में है। दूसरा 1780 से 84 के बीच में हुआ। ये दोनों युद्धों में हैदर अली है, ठीक है। सेकंड वार में हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान सत्ता पे आ जाता है, जो कि उसका पुत्र है। और बाद के जो तृतीय युद्ध है 1790 से 92 के बीच में हुआ। और चौथा युद्ध 1799 में हुआ, जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, मैसूर अंग्रेजों के हाथ में चला गया, यानी यहाँ खत्म हो गया और स्टेट मैसूर अंग्रेजों की हो गई। ये उसके जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये उसके बारे में है कि 1767 में निजाम, मराठा और अंग्रेज सेना ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण किया। ये क्योंकि अंग्रेज संख्या में ज्यादा नहीं है, इन्होंने लालच दिया निजाम को। निजाम जो कैरेक्टर है ना, आप पूरे इसमें देखेंगे, निजाम बड़ा लालची कैरेक्टर है। जहां पर कहते हैं ना थाली का बैंगन है, जहां पर ज्यादा घी देखा वहीं लुढ़कने वाला बंदा है। और ये हैदराबाद के निजाम ने जब हम आजाद हुए थे तब भी तंग किया था। तो ये एक लालची किस्म का व्यक्ति है। तो अंग्रेजों ने तोड़ लिया, इन्हें लालच देकर तोड़ लिया कि जो इलाके तुम्हारे हैदर अली ने छीने हैं वो मैं तुम्हें दिलाने में मदद करूंगा, ऐसे करके उन्हें तोड़ लिया। कूटनीति का सहारा लिया हैदर अली ने और निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लिया। उसने जो है वो दूसरे तरीके से बिना हथियार उठाए उनके साथ समझौता संधि किया। अंग्रेजों ने कुछ और लालच दिया तो हैदर अली भी समझ गया और उसने उसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ा गया, यानी अब ये तीन की टीम इधर होगी, निजाम, मराठा, हैदर अली, और उधर अंग्रेज हो गए। अंग्रेजों को काफी प्रारंभिक सफलता मिली, लेकिन ज्यादा नहीं टिक पाए क्योंकि संख्या में भी कम थे, हथियार भी उनके पास अभी प्रॉपर नहीं थे। और हैदर अली के अंदर जबरदस्त उत्साह भी बहुत जबरदस्त था, ये बहुत जबरदस्त लड़ाका था। तो 1768 में मंगलौर और बम्बई जो है उन पर उसने अधिकार कर लिया। 1769 में उसकी सेना मद्रास तक जा पहुंची। याद करिए, मद्रास अंग्रेजों का गढ़ है, अंग्रेजों की कॉलोनी है मद्रास, ठीक है। और उसको मद्रास तक जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो अंग्रेज शक्ति को पूरी तरह तोड़ना था। और अंग्रेज भी इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें मद्रास जो है बॉर्डर लगता है कर्नाटक का, मैसूर का, इसलिए उन्हें वो प्लेस चाहिए था। जो मेन लड़ाई थी वो इसी वजह से थी। ये हैदर अली का जो पोर्ट्रेट है उसी समय का। अंग्रेजों ने हैदर अली के जो 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि मजबूर होना पड़ा अंग्रेजों को करने के लिए। अगर नहीं करते तो शायद सर्वनाश हुआ होता यहाँ पर अंग्रेजों का बुरी तरह। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, जब उनको ऐसा लगता था ना कि वो हारने वाले हैं तो बड़ी जल्दी सरेंडर कर देते, संधि संधि खेलते थे वो। ये यहाँ नहीं करते हैं, यूरोप में भी ऐसे ही है। जब फ्रांस से हार रहे होते हैं तो फ्रांस के सामने संधि आ जाती है। तो ये बहुत चालाक है। ये 2 चीजें इनकी बड़ी मशहूर है, एक तो फूट डालो राज करो, दूसरा ये संधि संधि बहुत खेलते हैं। जब लगता है कि हारने वाले हैं तो भैया सरेंडर कर दो, हम तुम्हें मान गए। और जब लगता है कि हमने 1 हफ्ते के अंदर फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया, हमारी और सेना आ गई, हमारी मदद आ गई इधर उधर से, फिर ये युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। संधि इनके लिए मायने रखती नहीं है, संधि को ज्यादा फॉलो करते नहीं है। जबकि हिंदुस्तान की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो राजे रजवाड़े जो भी रहे हैं इनके नियम होते हैं, युद्ध के भी नियम होते हैं, इनके संधि के भी नियम होते हैं, इनके जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसके बाद के भी उनके बहुत मजबूत नियम होते हैं। ये जल्दी से अपने दामाद पे तलवार नहीं उठाता हिंदुस्तान का जो राजा है। तो ये बहुत आज भी है, देख लो कितना भी प्यारा दामाद हो तो हम लोग टॉलरेट करते ही हैं। ये कुछ संस्कृति है हमारी, कुछ इस तरह की हमारा रहन सहन है। तो अंग्रेजों का ये नहीं है। अंग्रेज बहुत जबरदस्त जो है शातिर हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, जबरदस्त राजनीतिज्ञ होते हैं वो। तो उस समय उन्होंने सरेंडर कर दिया, मद्रास की संधि होगी, बात खत्म हो गई। बात ये रखी गई कि अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा छोड़ देंगे और जो युद्ध की जो हानि है उसकी क्षतिपूर्ति अंग्रेज देंगे और किसी भी विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। अंग्रेज जो कि सत्ता पाना चाहते हैं, अंग्रेज जो कि मैसूर पर कब्जा करना चाहते हैं, वो विपत्ति में मदद क्यों करेंगे? लेकिन ये चीज हमारे यहाँ के राजा नहीं समझ पाए और ये बात हो गई और यहाँ पर युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। 69 की जो संधि थी, ये अंग्रेजों ने उसका आचरण नहीं किया, उसको नहीं अपनाया। मैंने कहा ना, वो संधि उनके लिए उस समय युद्ध रोकने का एक जरिया होती है, उनके कोई नियम नहीं है। ये वो संधि कर लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं, युद्ध को रोक देते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो। 1770 के अंदर हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता, जब मराठे उस पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी क्योंकि उन्होंने मराठों से पैच कर लिया। उनको पता था हैदर अली को हराना है, मैसूर को जीतना है तो निजाम और मराठा को हाथ मिलाना जरूरी है।
नहीं तो ये दोनों उधर मदद के लिए जाएंगे तो यहाँ अंग्रेज शक्ति कमजोर पड़ जाती है। साथ नहीं दिया, जबकि बात क्या हुई थी मैसूर की उसमें संधि में, क्या कहते हैं, मद्रास की संधि में, कि एक दूसरे की मदद करेंगे मुसीबत में, नहीं किया साथ। तो उसी समय ये समझ गया था हैदर अली कि अंग्रेज जो हैं ये किसी भी तरीके से हमारे सपोर्ट के लोग नहीं है, ये हमारे साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ हैदर अली ने फ्रांसीसी जो लोग थे उनसे हाथ मिलाया, जो अंग्रेजों को मंजूर नहीं था। मराठा और निजाम 70-80 के एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया, ठीक है, और ये ही जो है उसके मैसूर जो का युद्ध था उसका मुख्य कारण यही बना। ठीक, सेकंड वार है ये। कर्नल वैली जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हैं और कर्नाटक की राजधानी आरकाट पर हैदर अली ने अधिकार कर लिया। ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के सेना को हराया गया, यानी यहाँ पर भी हैदर अली मजबूत है। अगर हैदर अली नहीं मारा जाता तो शायद ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फाइनल हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई, लड़ते लड़ते घायल हो गया, उसकी मृत्यु होगी 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई। उसका जो उत्तराधिकारी था वो टीपू सुल्तान बनकर आया। 84 में मंगलौर की संधि की गई और ये युद्ध रोक दिया गया। मंगलौर की संधि के बाद टीपू सुल्तान भी कमजोर नहीं था, वो भी बहुत अच्छा योद्धा था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत मायने रखता है बच्चों। 2 युद्ध हैदर अली ने रोक के रखे, अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया, लेकिन ये जो तीसरा युद्ध था, इस तीसरे युद्ध के अंदर अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, निजाम को अपनी तरफ खींचकर वो ज्यादा मजबूत हो रहे थे। तीसरा युद्ध 1790 में शुरू हुआ जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। मैं कॉर्नवालिस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, इसका जो है स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस की जो साम्राज्यवादी नीति है बहुत जबरदस्त थी, जहां पर हथियार ना उठाना पड़े और जमीन मेरी हो जाए। भाई आज भी आप लोग जैसे आपके घरों में खेत होते हैं और नहीं कर रहे होते तो आप पट्टे पर दे देते हैं, उसको पट्टे पर एक फिक्स रेट पर हो जाता है, या फिर फसल होती है उसको आधी आधी जब हो जाती है तो ले लिया जाता है ना, बटाई जिसको आप लोग कहते हैं, भैया हाथ बटाई आज भी चलता है ये। तो उस समय जो अगर ध्यान से देखें तो ये जो हैदर अली कॉर्नवालिस का जो था वो स्थायी बंदोबस्त था, सब राजे रजवाड़ों के साथ वो एक बंदोबस्त तैयार कर रहा था कि 4 साल के लिए कि इतने टैक्स के ऊपर जो है जमीन को हम तुम्हें देते हैं, पट्टे पर देते हैं। ये तो ये साम्राज्यवादी नीति है, और जो नहीं मान रहा था उसका वो युद्ध का रास्ता भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसके पास, क्योंकि उसे पता था ब्रिटिश शक्ति कम है, इसलिए उसने जो स्थायी बंदोबस्त वाला एक अमेंड लाकर, एक कानून लाकर ये स्थापित करके जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इस समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जाहिर सी बात है साम्राज्यवादी नीति है उसकी सोच साम्राज्यवादी है। तो 90 में कॉर्नवालिस स्थापित हो गया। तीसरा जो मैसूर युद्ध का जो कारण था मेन, उसकी अंग्रेजों की जो ड्वेल पॉलिसी थी, दोहरी नीति थी। 69 में हैदर अली और 84 में टीपू सुल्तान के साथ जो संधि हुई थी, याद करिए, मद्रास की जो संधि हुई थी और टीपू के साथ जो संधि हुई थी, उसके अंदर ये कहा गया था, इस शर्तें रखी गई थी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। वो शर्तों का ये अंग्रेज उसके ठीक विरुद्ध जा रहे थे। जो दुश्मन है उनके साथ समझौता नहीं करेंगे, अंग्रेज बिल्कुल उन शर्तों की विपरीत जा रहे थे। 1788 में निजाम को एक लेटर लिखा अंग्रेजों ने, उसमें ये लिखा कि टीपू सुल्तान ने जो उनके जमीन पर कब्जा किया है निजाम की, भाई इनका तो चलता था जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, तो चाहे मैसूर हो, निजाम हो, मराठा हो, ये आपस में भूमि के लिए इनके युद्ध होते रहते थे, जैसे कि राजपूताना के लोगों के होते थे, राजपूतों के भी आपस में युद्ध होते थे। तो इसने लेटर लिखा कि जो तुम्हारा जमीन टीपू सुल्तान ने हड़प लिया है, उस जमीन को हम तुम्हारे को वापस दिलाने में मदद करेंगे। और निजाम तो लालची आदमी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसका भी कोई नियम नहीं है। तो उसको लगा कि अंग्रेज उसको दिलाने में मदद करेंगे, तो यहाँ शक्ति कमजोर पड़ गई टीपू सुल्तान की, निजाम उनके हाथों से निकल गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है बच्चों, जिसकी साम्राज्यवादी नीति है। आगे आने वाले समय में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक टीपू सुल्तान को जब ये लगा कि अंग्रेजों ने संधि के विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया है, तो 1789 में जो अचानक आक्रमण कर दिया, त्रिवंकुर पर आक्रमण किया, उसके जो एरिया था उसको बहुत तहस नहस कर दिया। 1790 में कॉर्नवालिस ने निजाम और मराठों के साथ फिर एक गुट बना लिया। और इसको ये ना, आप जब यूरोप में का हम इतिहास पढ़ते हैं ना, वहां पर भी यही है, त्रिगुट संधि,
या मित्र राष्ट्र संधि, ये इस तरह से युद्ध करते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी यही होती है, जो 2 विश्व युद्ध है ना उसके अंदर यही है, ये युद्ध के बड़े बड़े युद्ध के कारण बन जाते हैं। तो ये 3 लोगों का एक गुट हो गया, जिसमें मराठे थे, निजाम था और अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ पर ये हार गया टीपू सुल्तान, और श्रीरंगपट्टम की एक संधि हुई, उस पर युद्ध समाप्त हुआ। बहुत ही अपमानजनक संधि थी ये टीपू सुल्तान के लिए। इसमें संधि 92 में हुई। इसमें ये बात रखी गई कि जो क्षतिपूर्ति है सारी, एक तो टीपू सुल्तान देगा, उसके जब तक वो क्षतिपूर्ति नहीं देगा, 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति उस समय में लगाई गई, जब तक वो क्षतिपूर्ति नहीं देगा उसके बच्चों को गिरवी रखा जाएगा अंग्रेजों के पास। बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इतिहास में इस तरह की जो चीजें हैं वो पहले कभी देखने को नहीं मिलती हैं, या यहाँ दिखाई दी हैं या औरंगजेब के उधर दिखाई देंगी। पुत्र को गिरवी रखना, ये सब चीजें आपको वहां दिखाई देंगे। जब गुरु नानक को हम पढ़ेंगे, उधर भी उनके पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को गिरवी रख लिया गया था। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारा जो भारतीय इतिहास जो प्राचीन से चला आ रहा, उसके अंदर ये इस तरह की चीजें नहीं है। और ये जो अपमानजनक संधि थी, सबसे टीपू सुल्तान को बहुत अपमान लगा, इसलिए फिर उसने शक्ति फिर से बटोरी और कोशिश किया कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करके अपनी जमीन को और अपने बच्चों को और अपनी इज्जत को वापस लिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। और तैयारी के बाद भी इसने तैयारी, देखिए कितनी जबरदस्त है। ये टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान की तैयारी वो जानता था। अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो अच्छे नाविक हैं, उनकी नौसेना बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जहां से आए हैं वो रास्ता ही पूरा का पूरा नौसेना के ऊपर काबिज था। ठीक है, तो इस सबसे पहले उसने क्या किया, 1796 में टीपू सुल्तान ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया कि इनको मुझे समुद्र में भी हराना है, अगर यहाँ से आते हैं तो मुझे इस जगह पर भी हराना है। और यहाँ पर फिर फ्रांसीसी साथ देते हैं, फ्रांसीसियों ने हमेशा मैसूर का साथ दिया है। 96 में उसने एक नई राइफल फैक्ट्री बनाई, जो कि फ्रांसीसी दूतावास की जो स्थापना की थी उसके पास ही उसने भी नई उसके लिए बनाई, राइफल फैक्ट्री बनाई, जो अंग्रेजों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। चौथा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्टिगन, बाद में वेल्जेली आया। वेल्जेली की भी एक अलग संधि है, जैसे उसका कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त है, वेल्जेली की सहायक संधि है। और यहाँ पर यही है कि कहते ना, युद्ध करना ना पड़े, जमीन मिल जाए। उसकी सहायक संधि क्या थी कि हम जो हमारे देसी राजा थे उनके सामने एक प्रपोजल था कि हम अपनी रेजिमेंट रखेंगे और वो हम आपकी युद्ध में, जब भी आपके मराठे युद्ध करेंगे या निजाम युद्ध करेंगे तो आपकी सहायता करेंगे। अब ये संधि निजाम से भी कर रहे हैं, ये संधि मराठों से भी कर रहे हैं, तो युद्ध कौन करेगा भाई? ये तीनों से जब आप संधि करने में लगे हो तो फिर युद्ध को तो कोई करेगा ही नहीं ना, वो तो आपके हिसाब से ही तो युद्ध करेंगे, जैसे आप बोलोगे युद्ध करो तो करेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये जो इस जरिए से वो राज्य हड़प नीति है, ये उनकी अपनी जो सेना तैयार कर रहे थे, जिसका खर्चा देशी राजा देगा। तो ये यहाँ के कुछ राजाओं को समझ नहीं आया, पर कुछ राजाओं को ये बात समझ में आई, और ये सबसे बड़ा कारण बना। टीपू सुल्तान ने जब इसको मना कर दिया और वो फ्रांसीसी से उसको सहायता मिल भी रही थी, तो ये इसलिए जो है ये सबसे बड़ा एक कारण बना, क्योंकि वेल्जेली को जो मैसूर है वो सामयिक दृष्टि से काफी सही था, क्योंकि अगर मैसूर को यानी कर्नाटक को वो जीतता तो उसको बंगाल की खाड़ी के साथ साथ इधर हिंद महासागर, अरब महासागर है जो, उसका क्षेत्र भी मिल जाता, और व्यापार की दृष्टि से ये काफी सही होता। उनको घूम के नहीं आना पड़ता, वो डायरेक्ट आते। वो आपको मैप से समझाऊंगी इस चीज को, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये जो युद्ध है वो बहुत भयानक था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और यहाँ से जो है मैसूर का युद्ध भी खत्म हो गया, मैसूर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और जितने भी संधि का जो अंग्रेज थे, जो उनका रास्ता वहां से खुल गया, अरब सागर से खुल गया। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये है लॉर्ड वेल्जेली। उसने 99 में टीपू सुल्तान के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था। भाई मकसद वही है, आपको केवल वो जगह चाहिए, किसी भी तरीके से बाय हुक एंड क्रुक कैसे भी एक जगह चाहिए, और आपको जगह पाने के लिए पहले आपने संधि का प्रस्ताव भेजा, नहीं माना तो आपने सबके साथ जो है वो समझौते कर लिए, निजाम के साथ, मराठों के साथ, और उसके बाद घेर कर टीपू सुल्तान को मारा। और 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। डेथ होते ही मैसूर उनके हाथ में। ये मैंने आपको ये देने का प्रयास किया है कि किस तरह से जो 4 युद्ध थे किस ईयर में हुए हैं और उस समय में कौन कौन गवर्नर रहा है। गवर्नर जनरल जो लिखा है
ये जो फर्स्ट वन है वेलस्टन, ये जो है गवर्नर रहा है। गवर्नर जनरल की पदवी वारेन हेस्टिंग से शुरू हुई है 73 से, 1773 से 72 में वारेन हेस्टिंग इंडिया में आया था, तो यहीं से गवर्नर जनरल की पदवी शुरू हुई है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इस चीज को कर लीजिएगा। ये है टीपू सुल्तान का मैसूर का किला, जो आज की तारीख में बड़ी जर्जर सी स्थिति में आ गया है। काफी मैसूर आज की तारीख में भी आप कभी मौका मिले कर्नाटका की तरफ जाने का, तो आप इस चीज को जरूर देखिएगा। आपको उस चीज को देख कर ना वो सब या ऐसा महसूस होगा, अंदर से फील होगा कि वास्तव में हमारी जमीन के हर एक कण में हीरोइकनेस बसी हुई है। ये बेटा मैप के जरिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अंग्रेजों का किस तरह का आगमन रहा, किस तरह से वो आए। यहाँ मेरा कर्सर आपको मुझे बताइएगा, मूव करता दिख रहा है मेरा कर्सर? हाँ, ये ना जहाँ मेरा कर्सर है बेटा, यही है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़ा नहीं है, ये पानी में है, इसके पास जमीनी रास्ता नहीं है, ये पानी में है, इसीलिए इसकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग है। अब इनको पानी से ही जगह चाहिए थी, यहाँ इसके बगल में लगता हुआ फ्रांस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में समुद्री एरिया से डिवीजन है। ठीक, अब ग्रेट ब्रिटेन को व्यापार करना है तो समुद्र चाहिए उसे, फ्रांस को व्यापार करना है तो भी समुद्र चाहिए। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा इस जो नीचे की तरफ जो मेडिटेरियन सी है, मेरा कर्सर गायब हो गया, हाँ ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर को पाने का झगड़ा है सारा। क्यों? क्योंकि इसी जगह इस रास्ते से ही ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर डेड सी है, मृत सागर है, यहाँ लाल सागर है, रेड सी है, आप यहाँ आएंगे अरबिक सी है, और ये अरबिक ओशन से ही इंडिया मिलता है। ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया मिलता। अगर ये एरिया इन्हें नहीं मिलेगा, ये मान लो किसी ने पैक कर दिया, ये एरिया नहीं मिल रहा, तो इनको यानी ये ब्रिटेन जो है इसको पूरा घूम कर साउथ अफ्रीका से एक बड़ा चक्कर काट के तब ये ऐसे आएगा, बहुत बड़ा चक्कर काट के। ठीक है, तो उसको रास्ता सही नहीं मिलता। अब हमने देखा कि उसने सबसे पहले जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी लिया, तो ये बंगाल की खाड़ी मिली उसे। अभी भी उसको जो व्यापार, अगर वो यहाँ मैसूर को नहीं कब्जे में करता, ये जगह पे मैसूर है, ये कर्नाटका है, अगर यहाँ इसको कब्जे में नहीं करता तो उसको यहाँ से पूरा ऐसे घूम के आना होता, कोई अपनी जगह नहीं देता। अब उसको सीधा व्यापार यहाँ से आया, अरब सागर से लगा और यहाँ डेवलप। तभी तो ये जो बॉम्बे, गोवा, ये चेन्नई, ये सब क्यों डेवलप है? ये अंग्रेजों की वजह से डेवलप है। इन लोगों का यहाँ व्यापार सेंटर बना दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये इन्होंने व्यापार सेंटर बना दिए सारे, इसलिए ये कोस्टल एरिया ज्यादा डेवलप है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण था। और यूरोप के अंदर जो था, जो फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर शक्ति के लेकर एक हमेशा एक संघर्ष चलता रहा है, लंबे समय तक चलता रहा है। तो ये जो है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट था, वो तो एक शब्द कहता था, मैं जमीन का शेर हूं, मगर ये ब्रिटेन जो है ना, मैं इस शार्क को हरा नहीं पाता, ये शार्क है क्योंकि वो पानी के अंदर है। तो वो ये कहता था, मैं जमीन का शेर हूं पर मैं इस शार्क को हराने में असमर्थ हो जाता हूँ, इसे नहीं हरा पाता हूँ, क्योंकि उसकी नेवल पावर बहुत, जो नौसेना है उसकी बहुत मजबूत है। तो ये मेन कारण था। और ये पुर्तगाल और स्पेन है जहां से लोग आए थे हमारे यहाँ पर। आपको वास्को दी गामा जिसने किया था, वास्को दी गामा जो है ये भूमध्य सागर से नहीं आया था, यहाँ से नहीं आया था, आता तो बड़ा शॉर्ट रास्ता होता, पूरा चक्कर लगाकर आया था वो, क्योंकि उसको पता नहीं था, इसलिए वो बस इसके रास्ते रास्ते आके चक्र लगा के और यहाँ कालीकट पर यहाँ आके उतरा, केरला पर जो कालीकट है ना, यहाँ आके उतरा। तो उसको नहीं पता था। तो इससे क्या है, ये बड़ा लंबा रास्ता था। और यूरोप में ये जितना झगड़ा हुआ है, ये चाहे नेपोलियन बोनापार्ट और इसके यूके के बीच में हुआ हो, इसमें यूके यूनाइटेड किंगडम कहते हैं इसको, इसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, इसमें 3 आइलैंड हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है ये। और इसके और इसके बीच में हमेशा, फ्रांस के बीच में हमेशा एक संघर्ष चलता रहा है। तो बच्चों, ये जो मेन रास्ता था, सारा का सारा खेल इस रास्ते का था, सारा संघर्ष इस रास्ते का था, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया लगते हैं, तटीय क्षेत्र लगते हैं, और तटीय क्षेत्र से ही व्यापार होता है, स्टीमर चल सकता था। इसलिए उन्होंने ये जो है इन एरिया पर टारगेट अपना सेट किया। ब्रिटेन ने जल्दी से दिल्ली पे काबिज होने का प्रयास नहीं किया, वो चाहते तो शाह आलम को हरा ही चुके थे, वो तो दिल्ली ले लेते, पर दिल्ली पे बैठ के करते क्या वो?
उन्हें ये एरिया चाहिए था जहां पर से उनका व्यापार चलता रहता। और ये छोटा सा साइड में छोटे छोटे ड्रॉप्स दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये अंडमान निकोबार है, जैसे काला पानी की सजा में ये भेजते थे ना, तो ये ऐसा है कि इसका पानी काला है कि नहीं काला बात की बात है, बहुत खारा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी खारा पानी है। और अगर किसी को ऐसे बंद कर दो बगैर पानी के जी नहीं सकता, और खारा पानी पिएगा तो हार्ट अटैक से मर जाएगा, ज्यादा नमक अंदर जाएगा वो मर जाएगा। तो ये यहाँ भेज देते थे ताकि इन्हें मारना ना पड़े। आज की तारीख में देखा जाए अंडमान निकोबार बहुत ही सुंदर प्लेस है बच्चों, काफी डेवलप किया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये जो है अंग्रेजों का मेन जो था टारगेट, इंडिया के सारे कोस्टल एरिया पर कब्जा करना है ताकि इनका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है इसको मैंने दिखाने का ये प्रयास किया आपको, यूरोप कैसा कंजस्टेड यूरोप है वो दिखाने का प्रयास किया। ये देखो ये है ब्रिटेन, वो तो मैंने पूरा वर्ल्ड मैप लिया था, अब ये यूरोप है केवल, ये पूरा ब्रिटेन है बच्चों, ये है ना, ये देखिए इसको ध्यान से, ये है ब्रिटेन, ये है आपका नीचे फ्रांस लगता हुआ है, और नीचे आप जाएंगे तो ये आपका स्पेन और पुर्तगाल है, और ये भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर हर किसी को चाहिए, यूरोप में हर किसी को चाहिए ये भूमध्य सागर। व्यापार के लिए पानी के रास्ता बेहद जरूरी है। और पूरे कंट्री को ध्यान से देखिए, यूरोप को देखिए, बहुत कंजस्टेड है, बहुत सारी कंट्री है इसके अंदर, इन सबको यही, ये इटली है जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये इटली है, ये पूरा एरिया ये इटली है, और ये इस सबको ये वाला भूमध्य सागर चाहिए ताकि ये व्यापार सुचारू रूप से कर सके। तो झगड़ा इस सागर को लेकर रहा, इस पर अपना कब्जा करने का ही झगड़ा रहा। तो ये कंजस्टेड है यूरोप, जिसके अंदर डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, प्रशा, जर्मनी, ये सारे के सारे कंट्री, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, सब इसमें। और ये रशिया है जो इतना बड़ा, हम कहते हैं ना एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, बट इसके कुछ पार्ट यूरोप में भी शामिल हैं, इसलिए इसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, जब कहते हैं ना किस कॉन्टिनेंट में, तो इसको हम कहते हैं यूरेशियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट, कुछ जगह इसकी यूरोप कंट्री के अंदर भी मिली हुई है। ठीक है, मैं समझती हूँ आपको ये मैप और बारीकी से देखेंगे तो आपको ये मैप के जरिए काफी हद तक समझ में आएगा, ब्रिटेन की एग्जैक्ट पॉलिसी समझ में आएगी। आप इस ब्रिटेन को ध्यान से देखिए, इसमें जमीन नहीं है, ये समुद्र में पड़ा हुआ आइलैंड्स हैं, ये समुद्र है, नीला नीला जितना भी दिख रहा है ना बच्चों, ये सारा समुद्र है, और ये समुद्र में है, तो इसको समुद्र का रास्ता चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, किसी भी जगह पर ये लैंड से कनेक्ट नहीं हो रहा किसी भी कंट्री से, ये केवल समुद्र है। नेवल पावर आज भी ब्रिटेन की बहुत अच्छी है, नौसेना बहुत अच्छी है ब्रिटेन की, तो ये इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप ये देखें तो ये समुद्र में होते हुए भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है, जमीन से भी कनेक्ट है। इटली को भी देखिए तो समुद्र में होते हुए भी एक कनेक्ट है, बट ब्रिटेन को ध्यान से देखिए ये कहीं पर भी कनेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसको अपनी ये सत्ता ये ऐसी जगह पे स्थापित करनी थी जहां से इनका व्यापार अच्छे से चल सके। ठीक है ना, मैं समझती हूँ आपको ये, इसको और भी ध्यान से देखिएगा इस मैप को जब आप करोगे। और ये वर्ल्ड का मैप जो आपको कॉन्टिनेंट के साथ बिल्कुल क्लियर है, कितने कितने हमारे वो हैं महाद्वीप हैं बेटे, पता है किसी को? 7। हाँ 7 महाद्वीप। 7 में आपको मैं गिनती करा देती हूँ, देखिए यहाँ से चलते हैं कॉर्नर से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है अंटार्कटिका, और ये रहा ग्रीनलैंड ऊपर अलग से एक एरिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, और आपको मैं समझती हूँ काफी हद तक समझ में भी ये आएगा। ठीक, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, फ़ोन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक 4 बजे तक कभी भी आप मुझे फ़ोन करिएगा, मुझसे जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। और बेटा अपना स्टडी को एक तरह से ना अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये हालांकि मैं आपको ये दे रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रही हूँ, अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो आपको मिल जाएगी, बट फिर भी अपने नोट्स बनाना वो ज़्यादा ईजी होता है। हमें कुछ चीज़ देखना तो अपनी कॉपी को फटाक से हम पलटते हैं और हमें चीज़ दिखाई दे जाती है। तो आप अपने नोट्स बनाइए। उसमें एक चीज़ और ये भी होता है कि जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो जब लिखते लिखते ही आधा हमें समझ में आ जाता, याद हो जाता, तो एक बार रिवाइज करेंगे तो फिर वो याद हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, नोट्स बनाइए अपने, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि शहर के अंदर कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, ये तो गपड़ चौथ समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है जिंदगी में, बट फिर भी आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिए,
क्योंकि बड़े हो गए हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। हर किसी का अच्छे से ध्यान रखिए, कोई बुजुर्ग है तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करिए घर के अंदर। और फिर मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।